जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। हम जो पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे, इसमें इकोनॉमी चल रहा था यूपीएससी के पीवाईक्यू। उसमें आज हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन करते हैं। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। दूसरा कथन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा इनमें से सही है? दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है, या दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं? इसका आंसर सी होगा। एक तो सही है कथन, लेकिन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए, हाल ही में, पहली बात तो हाल ही में से समझिए कि जो भी करंट अफेयर्स में मुद्दा रहेगा वहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, ये तीन सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, करंट और स्टैटिक का मिला के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं संवर्धी समझौता ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। दूसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। नंबर 3, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो यहाँ पे बजटीय घाटे की बात हुई है, यहाँ पर आधारिक संरचना की बात हुई है और यहाँ पर प्रौद्योगिकी की बात हुई है। तो यूरोपीय संघ ने जो स्थिरता एवं संवर्धी समझौता था वह किस के लिए लाया था? तो केवल एक सही है। कौन सा सही है? ये बजटीय घाटे वाला था, लेकिन आधारिक संरचना और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक ऋण की सीमा भी निर्धारित करता है, राजकोषीय घाटे की सीमा भी निर्धारित करता है। बाकी दोनों गलत है। ठीक है, 2022 में आया पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल आता ही आता है, कभी 1, कभी 2, कभी 5 और कभी 0। तो लगभग मतलब 90% क्वेश्चन आना ही आना है। आप देखिए, यहाँ 2023 में आया, अब देखो इसी सेगमेंट से 2022 में आया, अभी आप देखिएगा किस किस वर्ष में आया। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे थीम्स कि हमें कहाँ फोकस करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। दूसरा है प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तीसरा है संघाई सहयोग संगठन। भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? तो आपको पता है संघाई का भी है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का है कि नहीं है? तो है। और प्रक्षेपास्त्र वाली का भी, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का भी है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बहुत गहराई में नहीं गया, बस पूछ लिया किसका किसका सदस्य है। तो आपको जितने भी पहले तो बड़े संगठन जो भी हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। आईआर में आप पढ़ते ही होंगे कि वह इस्टेब्लिश कब हुए, हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत है राष्ट्र उसमें सदस्य कि नहीं। फिर आपको जो करंट में रहते हैं, जैसे प्रक्षेपास्त्र वाला जो है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको पहले से आईआर में पढ़ के रखें। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा होगा तो आपको पता ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए सदस्य है कि नहीं। बाकी ये दोनों तो हम अलग से आईआर में पढ़ते ही हैं। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 2022 का, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, और इधर को तीसरा भी क्वेश्चन पूछा। तो कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार 1 क्वेश्चन और कई बार नहीं भी पूछता है। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध से संबंधित है? थोड़ा भी चर्चा में करंट अफेयर्स रहता होगा, देखते होंगे आप, तो पता ये आईएमएफ से रिलेटेड होती है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी श्रीलंका का जो मैटर हुआ था वहाँ भी लोन किसने दिया उसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी पाकिस्तान को पैकेज जो मिला 1 बिलियन या 1 मिलियन जो भी मिला है उसे, वह किसने दिया, IMF ने दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया। तो ऋण की बातें जो भी होंगी अधिकतर वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही रिलेटेड होंगी। ठीक है, और WTO क्या करता है, सॉरी WTO नहीं, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वह अन्य चीजें देखता है। तो आपको दोनों के उद्देश्य अवश्य पता होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन ना आते हुए भी सही कर सकते हैं उसे। ठीक है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। त्वरित पर विशेष ध्यान दीजिएगा, त्वरित मतलब तुरंत, देर नहीं करता। जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी देशों, नहीं सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। ये स्टेटमेंट अगली बार बन सकता है क्या, भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। वहां पर सदस्य हटा देगा, सीधे स्टेटमेंट बनेगा कि सभी देशों के लिए उपलब्ध है, और आप फ्लो में पढ़ेंगे और निकल जाएंगे पढ़ते हुए। ठीक है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जो काफ़ी समय से उस क्षेत्र में हो, फायदा क्या होता है, उसे पता है कि कहाँ पर फोकस रहना है। अब जैसे देखो, मैंने जैसे ही सभी सदस्य देखा मैं तुरंत रुका, आप हो सकता है नए हैं, पढ़ते हुए चले जाते। ठीक है, सदस्य देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IMF की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने हेतु RFI को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फ्लो में पढ़ के निकल गया। तो आपका वहां पर पेन रुक जाए जहां पर इम्पोर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा, जब बार बार आप उस क्षेत्र में PYQ को रोज करते रहेंगे। भले आप कई बार कहोगे ना, जैसे कोई पूछे PYQ किए, हाँ सर किए थे, कब किए थे, जनवरी में किए थे। भाई 6 महीने हो गए। PYQ ऐसी चीज है, जब कुछ नहीं मन है PYQ की प्लेलिस्ट ऑन कर लो, जब कोई पढ़ने का मन नहीं है, बोर हो रहे हैं, क्या कहते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, PYQ देखने लगो। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, PYQ हम बार बार देखते हैं, क्योंकि हमें लगेगा अरे हमें आता है ये वाला भी हमें आता है, और आपको थीम पता रहेगी। ठीक है, PYQ NCERT ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं UPSC में। RFI ने IMF की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया है। इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है, और किसी न किसी को लोन देते ही रहता है। ठीक है, IMF तो चर्चा में तो हमेशा ही रहता है। अब रैपिड क्रेडिट सुविधा क्या है, तो रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्न आय वाले देशों को, इसको निम्न आय वाले देशों को तत्काल भुगतान, ये भी तत्काल ही है, तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करती है, जिसमें कोई पूर्व पोस्ट शर्त नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट क्या आएगा, इसमें पूर्व पोस्ट शर्त होती है, ऐसा नहीं है। जहाँ एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम ना तो आवश्यक है ना ही व्यवहार। RCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके। RCF के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, एक घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति, नाजुकता जैसे स्रोत। दूसरा है, और इसमें कौन सी खिड़की है, नियमित खिड़की। दूसरा है अचानक बहिर्जात खिड़की की वजह से तत्काल BOP जरूरत हो तो इसे बहिर्जात शॉक विंडो कहते हैं। तीसरा, प्राकृतिक आपदा आ जाए और आपकी समस्या विकट हो जाए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की। अब सीधे क्वेश्चन क्या आएगा, नियमित खिड़की कॉमा बहिर्जात शॉक विंडो कॉमा बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नीचे यही 4 ऑप्शन होंगे, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ प्राकृतिक आपदा देखेगा तो हो सकता है वह पर्यावरण की तरफ चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से PYQ नहीं होता है, समझ आया भी जाता है कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं एक्सप्लेनेशन कराता हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कराता हूँ। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी चर्चा में था, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की एक पहल है। कौन सा सही है इसमें से, तो इसमें दोनों सही है,
ठीक है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ गलत नहीं है। आगे चलते हैं 2020 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? सिंपल पूछ लिया गया कौन G20 का सदस्य है। इसका मतलब आपको G20 में कितने सदस्य हैं रटे होने चाहिए। G7 में कितने सदस्य हैं रटे होने चाहिए। G7 पहले G8 हुआ करता था, रूस को बाहर निकाल कर G7 हो गया, पता होना चाहिए आपको। G20 में हाल ही में अफ्रीकी संघ ज्वाइन किया है भारत की अध्यक्षता में, जब G20 था तब, पता होना चाहिए आपको। तो इसमें से ए वाला सही है। अर्जेंटीना भी G20 का सदस्य है, मैक्सिको भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है और तुर्की भी है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे शामिल सदस्य लिखे हुए हैं, चाहो तो आप पढ़ लो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब जिसे हम दक्षिण कोरिया बोल देते हैं, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अतः विकल्प ए सही है। हालांकि इसमें अब कौन सा अफ्रीकी संघ भी ज्वाइन कर चुका है, तो यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो याद रखिएगा अफ्रीकी संघ भी इसमें सदस्य बन चुका है। जैसे यूरोपीय संघ है वैसे ही अफ्रीकी संघ। 2019 का पहला क्वेश्चन, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक पर ऊपर भी क्वेश्चन आया था, अभी आपने देखा था, कहीं पे आया था, ये देखो यहाँ पे ये वाला एशियाई संरचना निवेश बैंक ये दिया हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से और आपको पता होगा ये पहले से आ चुका है, तो आप इसमें से ये दो लिखा भी है, भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी सदस्य होगा तभी तो शेयर धारक होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो ऊपर थोड़ा बहुत आपको फायदा मिल जाता। एशियाई आधारित अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक राष्ट्र सदस्य हैं। क्या 80 से अधिक सदस्य हैं? दूसरा, भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। क्या आपको लगता है एशिया में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक होगा चीन के पास इतना पैसा होने के बाद? AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। क्या ऐसा होगा कि 80 सदस्य या तो हो सकते हैं या बाहर का सदस्य नहीं हो सकता है? मतलब अगर बाहर के सदस्य नहीं है तो 80 सदस्य इकट्ठा करने बड़ी बात हो जाएगी ना, तो कोई तो गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि दूसरा मैंने बता दिया भारत सबसे बड़ा शेयर धारक कैसे हो सकता है जबकि चीन अवेलेबल है हमारे पास, अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक है, रूस है, ठीक है। अगर एशिया की बात करें तो हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे भले हो सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस से भी आप गलत कर सकते थे। और कोई भी संरचना विकास बैंक होता है उसका मतलब ये नहीं कि अगर एशियाई नाम से है तो उसमें अन्य लोग नहीं होंगे, उसमें अन्य लोग भी हो सकते हैं। मेन क्या है, ऐसे ही अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, WTO से रिलेटेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, अन्य जो भी ब्रिक्स है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार आया भी था 2025 में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार इस बैंक में कुल मेंबरशिप 103 है। आपको प्रेजेंट का भी याद रखना है देख के करंट अफेयर्स से। 46 रीजनल है, 41 नॉन रीजनल मेंबर है, 16 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। अधिकृत पूंजी $100 बिलियन है, ठीक है। चीन, भारत, रूस तीन सबसे बड़े शेयर धारक, नंबर 1 चीन, दूसरा भारत, तीसरा रूस। अमेरिका एवं जापान को छोड़कर विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश बैंक में शामिल है। ये स्टेटमेंट नेक्स्ट बनेगा ये, क्योंकि आदमी को लगेगा सब लोग हैं तो सभी होंगे, लेकिन अमेरिका और जापान इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका और जापान इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लगभग सभी बड़े देश इसमें शामिल हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में WHO से शायद अर्जेंटीना और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों बाहर हुए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में UPSC के आ जाए। तथ्य कब बना कब नहीं बना ये सब, राजधानी आप देख लीजिए, मुख्यालय बीजिंग में है। आप समझ गए होंगे अमेरिका क्यों नहीं है, जापान क्यों नहीं है, क्योंकि चीन इसमें नंबर 1 पे है, चीन में राजधानी है, चीन ही मेन रूप से करता धरता है कह सकते हैं, ठीक है, तभी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है। आपसे मैंने पिछले भी वीडियोज में बताया, कोई भी सूचकांक या रिपोर्ट आती है, इंडेक्स या रिपोर्ट आती है, उसके जो कहते हैं कि सूचकांक के उप सूचकांक या कह सकते हैं वह किन आधारों पर निकाली गई, उनके इंडिकेटर क्या हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं होगा, ए नहीं होगा। कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब हैं, ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर से भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कम ज़्यादा कर दिया जाए, तो आपको करंट में भी पता होना चाहिए। 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में माल के भौगोलिक संकेत जीआई की बात हो रही, जीआई टैग जो दिए जाते हैं, अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया। WTO, ILO, IMF या UNCTAD UNCTAD। तो इसका WTO से लेना देना है, क्योंकि व्यापार के सारे काम WTO करता है, और ट्रिप्स जो समझौता है वह महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में GI से संबंधित एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम किस वर्ष तक 10,000 GI टैग बना देंगे। दूसरा, GI टैग कितने वर्षों तक मान्य होता है अगर किसी को दिया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि GI 12 महीने चर्चा में रहता है, किसी न किसी को GI टैग मिलते ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी फिर से चर्चा में रह सकती है, क्योंकि ईरान वाला मैटर इतना बड़ा हुआ है कि क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पे, परमाणु ऊर्जा एजेंसी पे पूछा जा सकता है। और फिर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, फिर उसमें आपने देखा कि दोनों परमाणु कैपेबल देश हैं, तो अमेरिका ने बार बार ये बात उठाई, तो चर्चा में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आप पढ़ते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है। भारत अनुसमर्थन क्यों करता है? क्या सैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं? सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं? देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाता है? देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है? तो कौन सा इसमें सही होगा? ए सही होगा। मतलब मेन बात है क्या, आज सैनिक परमाणु रिएक्टर जो हैं वो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसके रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, और भारत इसीलिए समर्थन नहीं करता है, भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 2009 में अतिरिक्त नवाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन भारत ने नहीं किया हस्ताक्षर। ठीक है, नंबर 3, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी में से हैं। कौन कौन होगा मुक्त व्यापार भागीदारी में? भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा होगा, चीन होगा, जापान होगा, USA होगा। कौन कौन होंगे जो मुक्त व्यापार भागीदारी में हैं? तो 1 3 4 5, 1 3 4 5। कनाडा और USA नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे दूर कनाडा और USA हैं। आसियान कंट्री कौन सी हैं? जो भारत के दक्षिण पूर्व में है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे नाम भी लिखे होंगे। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 हैं जो आसियान नाम से चलते हैं। इनकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, 1967 को थाईलैंड में राजधानी बैंकॉक में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब इतना फैक्ट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि 138 182 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होने चाहिए। आप तुक्का लगा पाओ तो ठीक है, वरना करंट में जो रहा हो, यहाँ करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है बाल श्रम की, तो आप उसमें से थोड़ा सा लॉजिकली सोच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन इस वर्ष आए हैं, 6 क्वेश्चन तक भी आए हैं। तो आप देखो ना, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 तक भी आते हैं। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप कह सकते हो कि इस वर्ष महत्वपूर्ण होगा। हाँ, ये है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब वो
एक क्वेश्चन देंगे या 6 क्वेश्चन देंगे ये मैटर नहीं करता। कई लोग होते हैं ना, पिछली साल का 1-2 साल का देख लेते हैं या फिर कह देते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मान के चलो कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मिनिमम 0 भी आ सकते हैं। ये सोच के मत जाओ कि इससे तो आने ही आने हैं 4 क्वेश्चन। या तो बड़ा टॉपिक जैसे बैंकिंग है, अब बैंकिंग में हर साल आना ही आना है क्वेश्चन, उसमें 0 नहीं आएंगे, उसमें तो आने ही आने हैं 2-4 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक ही जाएगी। क्या स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला सही है, दूसरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि अलग चीज है और एनपीटी इस पर तो भारत ने अभी तक हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, उसमें क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। तो ये विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी की जाती है। अब ये विश्व न्याय परियोजना भी आपके लिए नया ही होना चाहिए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आदमी पढ़ता हो। तो ये करंट अफेयर्स में अगर रहेगा तो आप उसको देखते रहें। 2017 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? सिंपल है, कौन इसको निकालता है? तो इसका WEF विश्व आर्थिक मंच है, वह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है। ठीक है, 15-16 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते थे ज़्यादा, मतलब बड़े क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। ये देखो कौन निकालता है पूछ दिया गया, यहाँ भी कौन इसको मतलब निकालता है या कौन इसको पारित करता है, कौन रिपोर्ट देता है, ये पूछ दिया गया। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन देखो। समाचारों में आने वाले डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किसने मतलब पद किस निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है? तो EU को करता है। EU से क्वेश्चन इस बार भी आया है 2025 के प्रीलिम्स में, तो आप चर्चा में रहा, पूछ लिया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कई बार कम आते हैं। ये भी देखो आसान क्वेश्चन। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आते हैं, वह समूह कौन सा है? तो बी वाला है। आसियान से क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, आसियान से फिर आ गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप हुई होगी, क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, कौन कौन सदस्य देश हैं मैं बता ही चुका हूँ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो फिर से सिंपल क्वेश्चन। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? तो किसका मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव होगा? तो ये डी रेनमिनबी, यानी चीन की जो करेंसी है उसको जोड़ने का कहा गया था। युवान भी बोलते हैं उसे, और दूसरा नाम रेनमिनबी भी है। ठीक है, तो पहले से डॉलर, यूरो, येन, पाउंड इसमें थे, अब रेनमिनबी भी जुड़ गई है तो 5 हो गई है। भारतीय रुपया अभी तक नहीं जुड़ा है, प्रयासरत हैं लोग, देखो कब जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, क्या ये सही है? विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। कौन सा इसमें से सही है? तो दोनों सही हैं, और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये भी करंट अफेयर्स में रहा होगा तो पूछ दिया गया। ठीक है, तो आपको पहले IR जब पढ़ें तो कई संगठन हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में नोट्स, और इनका नोट्स प्रॉपर अवश्य बना लें, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, वही बार बार पूछी जाती हैं, तो वह चीज़ आपको अलग से बना लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंदी इसका PDF या बहुत ज़्यादा लेंदी इसका नोट्स नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है,
इसकी घोषणा कौन करता है? फिर वही रिपोर्ट कौन निकालता है, इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये विश्व बैंक निकालती है। एक लिस्ट बना लो, विश्व बैंक किसको निकालती है, विश्व आर्थिक मंच कितने निकालते हैं, WTO कितनी सूचकांक निकालता है, वो सब पता होना चाहिए। फिर देखो, ये स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये कौन तैयार करता है? फिर IMF ही तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तैयार करता है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। फिर आ जाओ 2015 का विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन से लोग जारी करते हैं? फिर वही ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन ये 15, 14, 13 की बात हो रही है, 16 की बात हो रही है। अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अब भी उतना टफ नहीं पूछा जाता है। देखो सिंपल है, जो पूछा जाता है बहुत ईजी पूछ दिया जाता है, ठीक है, वही आप PYQ से देख लीजिए। और जो पूछा जाता है फिर वो इतना टफ पूछा जाता है कि आप क्या, कोई नहीं कर पाएगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 100 नहीं करने हैं। 100 आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। आप ज़्यादा चीज़ें संभालने के चक्कर में जो आती हैं वह भी भूल जाओगे। तो आप यहाँ तक देखिए कि जो इजी और मीडियम, इसे मॉडरेट कहते हैं, वह हमें करना है। टफ वाला हमें देखना भी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम टफ वाले में घुस जाते हैं, वह करने लगते हैं और माइनस मार्किंग के चक्कर में बाहर हो जाते हैं। तो ये दिमाग लगा कर चलिए कि हमें केवल इजी और मॉडरेट करने हैं, टफ हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। फिर वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा निकाली जाती है। यहाँ देखो दी भी गई हैं अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रकाशन, उनको जारी करने वाले संस्थान। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप इसको नोट्स बना लें स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर इसको पॉज कर ले और अपना अलग से एक पेज पे बना लें, जिसे सामने चिपका लें। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF, फिजिकल मॉनिटर IMF, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड डेवलपमेंट विश्व बैंक, ट्रेड इन रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट, आवर प्लेनेट एनवायरमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यूनेप व CBD, इकोनॉमिक रिपोर्ट एनवायरमेंट। अब ये वाला देखो डाउट वाला है, ग्रीन इकोनॉमी, लेकिन अच्छा ग्रीन लगा हुआ है, तो ग्रीन लगा है तो एनवायरमेंट, क्योंकि यूनेप मतलब UNEP, और UNEP का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है ना। इन्वेस्टमेंट अंक डाट इधर भी है। अब देखो एक पास मिल गया आपको। अब आप चाहें, समझदार इंसान क्या होगा, तुरंत उठाएगा पेज, एक पेज पे अलग से नोट्स कर लेगा और अपने चस्पा कर लेगा सामने, और उसमें जो विश्व बैंक वाले हैं वो एक साथ लिखेगा, WTO एक साथ लिखेगा, यूनेप वाले एक साथ लिखेगा, ठीक है। बस यही तो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। स्मार्ट कहते हैं ना कि वह भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, वह सफल हो गए हम नहीं हुए, क्योंकि वह सही से पढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड, अब देखो ये आसान है, ट्रेड रिपोर्ट ट्रेड वाला ही निकालेगा, WTO, इंटरनेशनल ट्रेड WTO, इन्वायरमेंट की बात भी इन्वायरमेंट वाला करेगा, एनर्जी की बात एनर्जी वाला करेगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, अब सेटलमेंट की बात है तो हैबिटेट वाला करेगा। तो लिंक भी बना सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमी वाली चीज़ें, इकोनॉमी वाला संगठन नहीं जारी करता है बल्कि कोई और जारी करता है, वहाँ पे आपको डबल स्टार बनाकर लिख लेना है। आप कहेंगे तो इसका एक वीडियो अच्छे से बना के हम समझा देंगे। 2011 का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है? हमने पहले ही देखा था, ये किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है क्या, कि सिर्फ सदस्य देशों को प्रदान करता है? या केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है? केवल विकसित? क्या श्रीलंका पाकिस्तान को प्रदान किया हुआ विकसित देश हैं? केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है? तो हमें पता है, अभी मैंने बता ही दिया आंसर, सी वाला सही होगा, या सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स से 1944 के समझौते के साथ ये आया था, 1945 में दोनों आए थे, एक आया था IMF, एक आया था वर्ल्ड बैंक। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। बाकी ये जो
तरलता है, जो देश डूबने लगते हैं, उनका जो आयात निर्यात में प्रॉब्लम हो जाती है, पैसों की भुगतान में प्रॉब्लम हो जाती है, तब IMF आता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, मैं बोलता तो हूँ नहीं क्योंकि आप लोग कर ही देते हैं, समझदार हैं। उद्योग पे कल बात करेंगे, बाकी कई चीज़ें शुरुआत होने वाली हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं चैनल पर, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।